हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल यूनिट ऑफ लाइफ 11th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर का थर्ड पार्ट। हम दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सेल का इंट्रोडक्शन देखा, उसके अंदर सेल की अंदर सेल थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हमने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को समझा और उसके बाद हमने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को समझा। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है वो क्रोमोसोम में कैसे बदलता है, किस किस टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं सेंट्रोमेयर की पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो वो सभी वीडियोस के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप वहाँ से उन टॉपिक को देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कि सेल का मेजर ऑर्गन। हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, तो वो इजीली वो टॉपिक हो जाएगा। तो पहले हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, तो उसके दो ऑर्गन हो चुके हैं ऑलरेडी, इसके अंदर न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। और थर्ड ऑर्गन हम समझ रहे हैं आज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मेजर ऑर्गन है, हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस। या इसको एनर्जी हाउस या ऊर्जा का स्थान बोलते हैं, जो ऊर्जा को जनरेट करता है। ये ऊर्जा बनती कैसे है या ऊर्जा किस प्रकार से तैयार की जाती है, तो इसी 11th क्लास के अंदर चैप्टर है कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे। तो ऊर्जा बनने का प्रोसेस हम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं इसकी स्ट्रक्चर, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में सेल के अंदर किस प्रकार से ऑर्गेनाइज होती है या किस प्रकार से सेल के अंदर ये अपने आप को फंक्शन के अंदर रखती है, उसमें ऐसी क्या चीज़ पाई जाती है जिसके द्वारा वो ऊर्जा बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। यदि हम एक सेल का डायग्राम बनाएं, ऊपर हल्का सा एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाएं, यूकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस जो होगा वो डबल मेम्ब्रेन होगा, इसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क होगा, वो हम पढ़ चुके हैं सारा। यहाँ न्यूक्लियर पोर होंगे जगह जगह पर, जिसकी सहायता से ये साइटोप्लाज्म के साथ कॉन्टेक्ट में रहेगा। और ये साइटोप्लाज्म है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है या द्रव्य पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर अपने आप को इस प्रकार से अरेंज रखती है। इसकी संख्या जो होती है वो 15 से 20 सेल के अंदर होती है, लेकिन जिन सेल्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है या जो सेल ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उन सेल के अंदर ज़्यादा होती है। जैसे पक्षियों के पंखों के उड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हज़ारों में होती है। इस तरह से हमारे मसल्स, हम मांसपेशियों से काम करते हैं, तेज़ दौड़ते हैं तो पैरों की मांसपेशी काम करेगी। यदि हम कोई हैवी काम कर रहे हैं हाथों से, तो वहाँ पर भी मांसपेशियाँ जो उनकी हाथों की वो भी काम करेंगी। तो मांसपेशियों में भी हज़ारों की संख्या में वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो मेनली नॉर्मल फंक्शन के लिए इनकी संख्या जो होती है वो डिपेंड करता है कि हम सेल से किस चीज़ का काम ले रहे हैं। ज़्यादा एनर्जी काम ले रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको हम पावर हाउस बोलते हैं। तो ज़्यादा पावर के लिए हमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। जो सेल नॉर्मल काम करती हैं तो उनको माइटोकॉन्ड्रिया की इतनी आवश्यकता नहीं होती, वो नॉर्मल जितनी ऊर्जा सेल को चाहिए उतनी ऊर्जा के अनुसार वो क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर काम करते हैं। पहले देखते हैं इसकी हिस्ट्री, देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री है 80 से बात करें, साइंटिस्ट थे कोलिकर। कोलिकर ने सबसे पहले इसको देखा और इसके बारे में बताया भी, ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ऑर्गन देखा, लेकिन इसको कोई नाम नहीं दिया। 1884 के अंदर अल्टमान साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसको क्या दिया, बायोप्लास्ट नाम दिया। कोलिकर ने इसको क्या डिस्कवर किया 80s के अंदर, और 1890 के अंदर क्या किया, उसको अल्टमान ने क्या किया था, उसको नाम दिया बायोप्लास्ट, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम पूछे जाते हैं किसने खोजा, किसने नाम दिया। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो बेंडा, या इसका नाम है सी बेंडा, नाम साइंटिस्ट ने दिया और उसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया।
तो कोलिकर, अल्टमन और बेंडा तीनों का नाम है वो बराबर लिया जाता है। कोलिकर ने खोज की, अल्टमन ने इसको नाम दिया बायोप्लास्ट, और बाद में और थोड़ा सा उसमें चेंज करके और उसकी संरचना को बताते हुए 1894 के अंदर उसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। सी बेंडा या बेंडा नामक साइंटिस्ट ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अब ये स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं पहले। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार से सेल के अंदर होता है वो तो अपने पोजीशन देख ली किस प्रकार से अरेंज होता है। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी संरचना कैसी पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर यदि समझ में आ गई तो हमें सेलुलर रेस्पिरेशन वाला चैप्टर जो है वो बहुत इजी समझ में आएगा। वहाँ पे हमें इसकी स्ट्रक्चर के बेस पे ही वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो श्वसन के द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा, मतलब कि सेल क्या करती है, रेस्पिरेशन में O2 लेती है और CO2 बाहर छोड़ती है। तो इस O2 को ही क्या करती है, वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करती है। तो ये किस प्रकार कन्वर्ट होती है तो बाद का प्रोसीजर है। पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ही मेन है। स्ट्रक्चर के बाद ही हमें हर एक चीज़ जो है वो रेस्पिरेशन की समझ में आएगी, श्वसन की क्रिया समझ में आएगी, और श्वसन के द्वारा क्या बनेगी, यहाँ पर ATP के रूप में एनर्जी बनेगी। इसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP के रूप में एनर्जी है वो मिलती है। कैसे मिलती है तो बाद के प्रोसीजर पढ़ेंगे, पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है। पहले हमने न्यूक्लियस समझा, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थी, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन थी। फिर हमने क्लोरोप्लास्ट को समझा, जिसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ग्रेना है। तो वो स्ट्रक्चर समझना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों का दे रखा है। थर्ड जो है माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सा सेल ऑर्गन डबल मेम्ब्रेन है, कौन सा सेल ऑर्गन सिंगल मेम्ब्रेन है, और कौन से सेल के ऑर्गन के चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। 3 तरह के ऑर्गन पाए जाते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन। तो हम प्रत्येक ऑर्गन को यहाँ पर बताएंगे कि कौन सा ऑर्गन है वो डबल मेम्ब्रेन है, कौन सा सिंगल है। तो वो मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कुछ ऑर्गन्स का वहाँ पर कॉम्बिनेशन दे देते हैं, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गन यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन है, तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं भी कौन सा मेम्ब्रेन इसमें सिंगल मेम्ब्रेन है। यदि 2-3 ऑर्गन दे देते हैं तो वो प्रत्येक आपको ऑर्गन वाइज बताए जाएंगे, और लास्ट में आपको कंपेरेटिवली भी आपको पूरा एक चार्ट बताया जाएगा, जिसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल के डबल या सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। तो एक तरह की ये क्या डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर बाहर की मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहती है। किसके कांटेक्ट में रहेगी, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहेगी। अंदर की मेम्ब्रेन को हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, नाम से स्पष्ट है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच खाली जगह पाई जाती है मेम्ब्रेन के, उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्पेस होता है, इसी के द्वारा मॉलिक्यूल्स सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया से सेल के बीच में इंटरचेंज होता है, और यहीं से एनर्जी फॉर्मेशन का जो है प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले इतना समझ लो कि 3 स्ट्रक्चर पाई जाती है, इन आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच का खाली स्थान जो होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसको शॉर्टकट में IMS भी बोल सकते हैं, IMS। अब क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से फ्लैट नहीं है, या आपने ये कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो पूरी तरह से फ्लैट नहीं है। जगह जगह पर फिंगर लाइक यहाँ पर क्या है, कुछ आउटग्रोथ निकली हुई है, फिंगर लाइक उंगलियों के समान जो है वो आउटग्रोथ निकली हुई है। इसको सिंगुलर टर्म में बोलते हैं क्रिस्टा, और बहुत सारी होती हैं इसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टा और क्रिस्टी, सिंगुलर है एक है तो उसे क्रिस्टा बोलेंगे, बहुत सारी है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्रिस्टी उंगली के समान होती है, और उंगली के समान स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके अंदर भी खाली स्पेस पाया जाता है। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वो भी फिर इस क्रिस्टा के अंदर धस जाता है। इसको बोलते हैं इंटर क्रिस्टल स्पेस,
इंटर क्रिस्टल स्पेस। तो बार बार कह रहा हूँ कि इंटर क्रिस्टल स्पेस और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत मेजर रोल प्ले होगा जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, तो इनको याद रखना है। इसको नोट डाउन कर लो नोटबुक के अंदर सारे डायग्राम को। उसके बाद फोर्थ पार्ट यहाँ पर आता है मैट्रिक्स, जो अंदर उसके साइटोप्लाज्म की तरह ही लिक्विड होता है, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में इंटर कन्वर्जन एंजाइम की सहायता से करते रहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट में ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जबकि मैट्रिक्स जो है वो किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एम से माइटोकॉन्ड्रिया और एम से ही मैट्रिक्स। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है। तो मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, वो 70S टाइप के होते हैं। ये 70S राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो हम इसको अलग से पढ़ेंगे। यदि आपको पढ़ना है तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो है जो इसी चैनल पर बना रखी है, राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर, जिसमें RNA और mRNA की सिंथेसिस है। तो यदि आपको पढ़ना है तो वहाँ से इजीली समझ में आएगा। बाकी इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जहाँ से आप राइबोसोम पढ़ेंगे। जब ऑर्गन ये कंप्लीट होते चले जाएंगे तो राइबोसोम भी उस ऑर्गन के अंदर आएगा, तो वहाँ से भी अपने पढ़ेंगे इसको। तो राइबोसोम 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S क्या होते हैं हम उसको उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या बचा था? खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो नेक्ड डीएनए होता है, मतलब कि ये प्रोकैरियोटिक डीएनए की तरह होता है। हमने सेल के पार्ट फर्स्ट में देखा था, दो टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती और उसका जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के साथ कांटेक्ट में रहता है, उसको नेक्ड या नग्न डीएनए बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसी टाइप का डीएनए पाया जाता है। ये एक तरह का क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल की तरह काम करता है। इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल भी बोल सकते हैं, कि खुद का एक सिस्टम है जिसके अंदर खुद का डीएनए भी है। लेकिन कहाँ है वो? एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल मान सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेल विद इन सेल। यही चीज़ क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, जहाँ पर खुद का क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को भी हम क्या बोल सकते हैं? सेल विद इन सेल ऑर्गन अपने कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है, सेल विद इन सेल का एग्जाम्पल क्या है? तो वहाँ पर अपने को दो एग्जाम्पल मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि दोनों के पास खुद का डीएनए होता है। खुद का डीएनए वो नॉर्मल डीएनए यूकैरियोटिक सेल की तरह नहीं होता, वो प्रोकैरियोटिक सेल की तरह नेक्ड नहीं होता है। ये खुद की प्रोटीन बनाने में सक्षम होता है, मतलब कि यहाँ पर खुद के एंजाइम्स, खुद के मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन ये खुद कर सकता है। लेकिन खुद को बनाने के लिए ये किस पे डिपेंड है? डीएनए पर डिपेंड है, न्यूक्लियस के। मतलब कि खुद की फॉर्मेशन नहीं कर सकता ये, खुद की फॉर्मेशन के लिए उसको न्यूक्लियस के डीएनए पर डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन जब इसके पास खुद का डीएनए बन गया, खुद की स्ट्रक्चर बन गई, तो फिर वो क्या कर सकता है? अपने हिसाब से अपने लिए एंजाइम्स या अपने मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट प्रोटीन की फॉर्मेशन ये इस डीएनए से आसानी से कर सकता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन मतलब कि खुद का काम ये कुछ मात्रा में खुद कर लेता है, ये न्यूक्लियस पे पूरी तरह डिपेंड नहीं है। इसको अर्ध स्वायत्त अंग मतलब कि सेमी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस कौन है ना? न्यूक्लियस, जो अपना काम अपने हिसाब से करता है, इसका किसी दूसरे का कोई कंट्रोल नहीं है इस पर। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने आप में क्या है? एक सेमी ऑटोनोमस। क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस है, किसी के पास खुद का डीएनए होगा और सेल के अंदर होगा, तो उस तरह से वो खुद के काम, कुछ एंजाइम्स की फॉर्मेशन, प्रोटीन की फॉर्मेशन खुद कर लेता है, डीएनए पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। अब माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, जो आपको टेनिस के रैकेट की तरह की स्ट्रक्चर है। टेनिस का बल्ला जो होता है खेलते हैं उसे, उसके जैसी स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल, जो क्रिस्टा के साथ जुड़ी रहती है। F1 पार्टिकल्स, या इसको F1 F0 पार्टिकल भी बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं। ये भी रेस्पिरेशन के अंदर या श्वसन के अंदर ATP फॉर्मेशन में इसका मेजर रोल होता है। तो मैंने बताया आपको इंटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस,
और क्रिस्टा और F1 पार्टिकल, ये 4 सिस्टम ऐसे हैं जिसके द्वारा रेस्पिरेशन में बहुत मेजर रोल प्ले होता है। तो हम पढ़ेंगे इसको, एटीपी कैसे बनती है तो बाद का टॉपिक है। हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं अब, इसके जो ऑर्गन है वो समझ में आ गए हमारे पास, और इसके अंदर के मटेरियल को मैट्रिक्स बोलते हैं, कुछ राइबोसोम्स तैरते रहते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे ऑक्सीकारी एंजाइम, रिडक्टिव, क्योंकि एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन चलती है। एक पदार्थ जब ऑक्सीजन लेता है तो वो दूसरे पदार्थ को क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज करेगा, और एक क्या होगा, उसका अपचयन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सी अपचयनकारी अभिक्रियाएं इसमें चलती रहती है लगातार। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये रिएक्शन जो होती है, ये पूरा जो सिस्टम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सभी अभिक्रियाएं होती हैं, और जिसके द्वारा वो एनर्जी फॉर्मेशन होता है। अब हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में समझें तो यहाँ पर मैंने एक डिटेल में स्ट्रक्चर बनाई है। इस क्रिस्टा की स्ट्रक्चर को यहाँ पर थोड़ा सा अलग से बताया है। ये आउटर मेम्ब्रेन, तो इस आउटर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पार्ट को मैंने क्या बनाया है, इस पार्ट को मैंने पूरा यहाँ पर बड़ा करके बता दिया भी क्या होता है इसके अंदर। ये इंटर क्रिस्टल स्पेस और ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और यहाँ पर क्रिस्टा जो है अंदर से धस गई तो उंगली के समान वहाँ भी खोखली हो जाएगी, तो वहाँ पर भी उसे क्या बोलेंगे, इंटर क्रिस्टल स्पेस। यहाँ पर ये टेनिस के रैकेट की स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके ऊपर ये इसके साथ जुड़े होते हैं और इसका कनेक्शन जो होता है वो किससे होता है, इंटर क्रिस्टल स्पेस। या आपने कह सकते हैं कि इस पूरे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के लिक्विड के साथ क्या होता है, वो पूरी तरह से इससे जुड़ा होता है। अब इसको फिर थोड़ा और बड़ा डायग्राम करके दिखा दिया। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इनर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बताई है। ये इनर मेम्ब्रेन यहाँ पर ये है, इसके ऊपर एक क्रिस्टा जुड़े हुए हैं। इस क्रिस्टा के ऊपर ये F1 पार्टिकल या इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम, इसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं। F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल या ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। ये टेनिस के रैकेट की तरह दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इसके 3 पार्ट दिखेंगे, बेस, स्टॉक और हेड। हेड जो है वो किससे कांटेक्ट में होगा, मैट्रिक्स के कांटेक्ट में होगा। दिख रहा है यहाँ पर, ये मैट्रिक्स है, ये हेड है, तो ये किसके कांटेक्ट में है, मैट्रिक्स के कांटेक्ट में। जो बेस है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, इनर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। और स्टॉक जो है वो हेड और बेस को आपस में जोड़ती है। तो इस पूरे के अंदर जो बेस है, बेस को हम F0 बोलते हैं। जो F बेस के अंदर क्या पाए जाते हैं, F0 बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कपलिंग फैक्टर, संयोजक कारक होते हैं जो क्या कर सकते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, वहां से कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखता है। इसको बोलते हैं कपलिंग फैक्टर, जोड़ने वाले कारक। तो ये क्या करेगा, यहां पर ये क्या है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, तो यहाँ कुछ लिक्विड होंगे, उनको अपने साथ क्या कर लेगा, कुछ मटेरियल होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको अपने साथ ये जोड़ेगा और जोड़कर वो किसे दे देगा, हेड वाले फैक्टर के अंदर डाल देगा। मतलब कि इस यहाँ पर कपलिंग फैक्टर 0, उसको F0 फैक्टर भी बोलते हैं, और फर्स्ट जो कपलिंग फैक्टर है वो हेड में पाया जाता है, इसलिए इसको F1 या कपलिंग फैक्टर 1 बोलते हैं। तो CF या कपलिंग फैक्टर ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के साथ कपल बनाने के लिए, जोड़े बनाने के काम आते हैं। जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज करते हैं उनको पकड़कर उसके एनर्जी सोर्स को यूज़ करते हैं और उससे ATP बनाने का काम करता है। इसलिए इसके हेड पार्ट के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, ATP सिंथेटेज। ATP सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, ATP फॉर्मेशन करता है। अब ATP फॉर्मेशन कैसे होती है, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, वो छोटे से प्रोसेस में कंप्लीट नहीं होता, उसके अलग अलग स्टेप्स हैं। तो वो स्टेप्स हम सेलुलर रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो वो वीडियो आपको जल्दी अपलोड मिल जाएगी इसी चैनल के ऊपर, तो वहाँ से अपन देख सकते हैं। तो पहले हम इस सेल को कंप्लीट करें। तो आज हमारा ये ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया, तो पूरी स्ट्रक्चर समझ में आई। अब फंक्शंस क्या क्या हैं इसके, मतलब कि इसके काम क्या क्या हैं। फर्स्ट काम हमने समझ लिया कि क्या करता है, ये एनर्जी फॉर्मेशन करता है, ATP की फॉर्मेशन करता है। इसके साथ साथ ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, इसका मतलब ये खुद के लिए क्या बना सकता है, प्रोटीन।
या एंजाइम्स की फॉर्मेशन खुद कर सकता है, लेकिन खुद की फॉर्मेशन करनी हो, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया खुद बनाना हो, तो किस पे डिपेंड है? ये डीएनए पर डिपेंड है, न्यूक्लियर डीएनए पर डिपेंड है, खुद के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर डिपेंड नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या करेगा? केवल एंजाइम्स की फॉर्मेशन करेगा और खुद के एंजाइम बनाएगा। ये नहीं कि वो सेल को भी दे देगा, खुद के एंजाइम की फॉर्मेशन करेगा और खुद के लिए एंजाइम्स या प्रोटीन का निर्माण है वो खुद कर लेगा। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन मेन है। दूसरा एंजाइम्स की फॉर्मेशन करता है, इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं, कि खुद के कंट्रोल, न्यूक्लियर डीएनए होता है खुद का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तो खुद के फंक्शन कंट्रोल कर लेता है। इसके साथ साथ कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स भी बनाता है जो रेस्पिरेशन के अंदर काम आते हैं। कुछ एसिड बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है, कुछ अमीनो एसिड बनाता है, फैटी एसिड, फैट को जो तोड़ते हैं, फैट जो होती है जब वो शरीर के अंदर यूटिलाइज होती है तो वो दो मॉलिक्यूल्स में टूटती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड का निर्माण भी कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और पहले आपको बताया कि मैंने इनकी संख्या जो है वो अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग होती है। तो आज इसी स्ट्रक्चर को, ये डायग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर डायग्राम डिटेल आपको नहीं मिलेगा, तो इस डायग्राम को पूरी तरह से नोट कर लें। और जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ इसको रिपीट नहीं करेंगे, हम सीधा रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ इस डायग्राम को दोबारा से डिस्कस नहीं किया जाएगा, उसका लिंक ही आपको दे दी जाएगा, तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो बाकी आपको यदि ये स्ट्रक्चर समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं। इससे पहले के ऑर्गन यदि समझने हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, जिसके अंदर आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और सेल के टाइप दे रखे हैं, उसमें डिफरेंस दे रखा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।